जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल के बारे में। दोस्तों, कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने 8वें वेतन आयोग के सामने कुछ डिमांड्स रखी हैं जेसीओ ओआर से संबंधित। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए प्रस्ताव प्रपोजल जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने 8 सीपीसी के सामने ओआर जेसीओ से संबंधित मांगे रखी हैं और दोस्तों उसको डिस्कस करा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जी हां दोस्तों, यानी अधिकारियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, जिसमें जेसीओ ओआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कुछ प्रपोजल बनाकर भेजे गए हैं 8वें वेतन आयोग के सामने, ताकि 8 सीपीसी में जेसीओ ओआर की पेंशन ज्यादा बढ़ सके और सबको एक समान फिटमेंट फैक्टर देने की बात करी है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी मांग करी है कि 8 सीपीसी में सबको एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जिससे अधिकारियों की पेंशन में, जेसीओ ओआर की पेंशन में काफी बड़ा डिफरेंस था। तो दोस्तों अब अधिकारियों को यह बात समझ में आ गई है। अब उन्होंने एक फिटमेंट फैक्टर बनाया है और उन्होंने बोला है कि 8 सीपीसी में सबको एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, चाहे उसमें अधिकारी हो, जेसीओ हो या फिर ओआर हो। और दोस्तों साथ ही साथ कुछ अलाउंस है, कुछ रिस्क अलाउंस है, उसको भी बढ़ाने की मांग रखी है डायरेक्ट 8 सीपीसी के सामने। अब दोस्तों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जो मीटिंग हुई 8 सीपीसी से संबंधित, उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से अधिकारियों ने ओआर जेसीओ से संबंधित मांगे रखी हैं 8 सीपीसी के सामने। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरा प्रपोजल मैं आपको समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा अधिकारियों के जो उन्होंने डिमांड्स रखी है। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद आखिरी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देता हूं 8 सीपीसी के प्रपोजल के बारे में। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये मैसेज ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने शेयर करा है हर एक पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए। 8 सीपीसी से संबंधित दोस्तों ये प्रपोजल है। अब दोस्तों ये पूरा मैसेज इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। जय हिंद। दिए गए संदेश में 8वें वेतन आयोग को लेकर आयोजित की गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु की जानकारी दी गई है। जी हां दोस्तों, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है 8 सीपीसी से संबंधित, तो उन्हीं पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसमें रक्षा कर्मियों, आर्म फोर्स के वेतन, भत्तों और सर्विस कंडीशन में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। जी हां दोस्तों, जो वेतन हो गए, भत्ते हो गए, पेंशन हो गए, सर्विस कंडीशन हो गए, तो उसमें सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी करी जाए। सैन्य सेवा वेतन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब अधिकारियों के लिए दोस्तों इन्होंने डिमांड करी है 30,000 की, जैसे 15,500 है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो दोस्तों 30,000 के आसपास उनकी मिलिट्री सर्विस में बनती है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों अधिकारियों के लिए डिमांड करी है 30,000 की। जेसीओ के लिए मांगा है 18,000 मिलिट्री सर्विस पे, और जो अन्य रैंक हैं, ओआरस हो गए, सिपाही, नायक, हवलदार, उनके लिए मांगा है 12,000। जी हां दोस्तों, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग रखने की मांग करी है 8 सीपीसी में। अधिकारियों के लिए डिमांड करी 30,000 की, जेसीओ के लिए 18,000 और जो अन्य रैंक हैं उनके लिए 12,000, ओआर के लिए 12,000। फिर दोस्तों अगली डिमांड क्या है? MACP संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति। जेसीओ ओआर के लिए समयबद्ध प्रमोशन, वित्तीय अपग्रेडेशन को अब 6 साल, 12 साल और 18 साल की सेवा पूरी होने पर देने का प्रस्ताव है। जी हां दोस्तों, अभी आपको MACP दी जाती है 8, 16, 24 कॉलिंग बैंक सर्विस पे।
अब दोस्तों उसको चेंज करके डिमांड करी गई है कि 6 साल, 12 साल और 18 साल में एमएसपी दी जाए। फिर डिमांड करी है स्किल अलाउंस की। सभी तकनीकी भत्तों टेक अलाउंस को अब स्किल अलाउंस के तहत लाने का सुझाव है। यह किसी भी रैंक के अधिकारी द्वारा किसी भी स्ट्रीम, चाहे वे नॉन टेक्निकली योग्यता ही क्यों ना हो, में हासिल की गई योग्यता के लिए मिलेगा। तो दोस्तों जितने भी तकनीकी अलाउंस हैं उनको अब स्किल अलाउंस के तहत लाने का सुझाव दिया है। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.67 रखने का प्रस्ताव दिया है। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने डिमांड करी है कि सभी को एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और वो है 2.67। जी हां दोस्तों, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देने की मांग नहीं करी है। जो डिफरेंसेस हैं उसको कम करने के लिए सबको एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, दैट इज 2.67। फिर सीधे कैप्टन रैंक पर कमीशन। जी हां दोस्तों, फिर अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ मांग करी है। अधिकारियों की सीधी कमीशनिंग, डायरेक्ट कमीशन अब लेफ्टिनेंट के बजाय सीधे कैप्टन रैंक पर करने का प्रस्ताव है। जी हां दोस्तों, सीधे कैप्टन रैंक पर कमीशन दिया जाए। फिर पे लेवल का विलय, फिर पे लेवल को मर्ज करा जाए। पे लेवल 11A, 12 और 13A को पे बैंड 12, 13 और 14 के साथ मिलाने, मर्ज करने की बात कही है। जी हां दोस्तों, फिर उन्होंने बात करी है कि अधिकारियों का जो पे लेवल है उसको मर्ज कर दिया जाए। लेकिन जो दूसरे संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं कि निचले लेवल के कर्मचारियों के पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए, जैसे कि सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार। फिर दोस्तों एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का मुद्दा। 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल को समान वेतन मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक ये भी डिमांड रखी है। फिर ब्रिगेडियर के पे बैंड को आवश्यक सेवा पूरी होने पर मेजर जनरल के बराबर किया जाए, ताकि एनएफयू का मुद्दा हल हो सके कि 8 सीपीसी में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का मुद्दे को सॉल्व किया जाए, यानी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए। फिर दोस्तों अगली डिमांड है सेवानिवृत्ति की आयु, जो रिटायरमेंट एज है। विभिन्न रैंकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार करने का प्रस्ताव है, जैसे कि कर्नल की रिटायरमेंट उम्र 54 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष करना, और इसी तरह अन्य उच्च रैंकों के लिए भी करना, जैसे कि बाकी सेवाओं में होता है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने ज्यादातर डिमांड अधिकारियों के लिए रखी है। भले ही फिटमेंट फैक्टर एक मांगा है, लेकिन ज्यादातर मांग इसमें अधिकारियों के लिए है। हाई रिस्क नॉन फैमिली स्टेशन अलाउंस, जोखिम वाले और बिना परिवार वाले स्टेशनों पर मिलने वाले भत्ते को सीएपीएफ की तर्ज पर देने का प्रस्ताव है। जैसे सीएपीएफ में उत्तर पूर्व के जवानों को 20% क्षेत्रीय भत्ता, रीजनल अलाउंस मिलता है। जी हां दोस्तों, जितना भत्ता सीएपीएफ को दिया जाता है तो उसी तरीके से वो फायदा जवानों को भी दिया जाए आर्म फोर्स में। फिर डायरेक्ट एंट्री जेसीयू के लिए प्रमोशन। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जेसीयू के लिए यहां पे डिमांड करी है। सीधी भर्ती होने वाले जेसीयू को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक सुनिश्चित प्रमोशन देने का प्रस्ताव है। हालांकि उन्हें कमांड टेन्योर, कमांडिंग जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, जो डायरेक्ट एंट्री होती है जेसीयू की, तो उनको पहुंचाया जाए लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए जो डायरेक्ट भर्ती में जेसीयू आ रहे हैं। फिर दोस्तों इंक्रीमेंट और प्रमोशन की तारीख का विकल्प। अगले इंक्रीमेंट की तारीख और अगले प्रमोशन की तारीख में से जो भी अधिकारी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी उसे सीडीए द्वारा ऑटो सेलेक्ट किया जाएगा, लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगले इंक्रीमेंट की तारीख और अगले प्रमोशन की तारीख में से जो फायदेमंद तारीख होगी तो उसे एडजस्ट किया जाए 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों हालांकि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का विकल्प ज्यादा फायदेमंद बताया है। जी हां दोस्तों, जो फायदा मिलता है, सबसे ज्यादा फायदा मिलता है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे है, तो उसके हिसाब से पे फिक्स करी जाए, क्योंकि इसमें अधिकारी को 2 इंक्रीमेंट और उसके बाद का अगला इंक्रीमेंट भी मिलेगा, जबकि डीएनपी चुनने पर प्रमोशन की तारीख के अनुसार बाद में इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि डेट ऑफ नेक्स्ट प्रमोशन चुनने की बजाय डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है पेंशन बढ़ाने के लिए, ज्यादा पे बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों चाहिए अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होता हो या फिर जवानों जेसीयू के लिए इस्तेमाल होता हो, सबसे बेस्ट फायदा है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से अपनी पे को फिक्स कराना,
तो दोस्तों इसके लाभ देने की भी बात यहां पे करी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, आप दोस्तों यहां पे देखिए, लीव इनकैशमेंट की डिमांड करी है। रिटायरमेंट या फिर सेवा के दौरान छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे लीव इनकैशमेंट की सीमा को बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव है। जी हां दोस्तों, पहले छुट्टियों का पैसा आपको 300 दिन का मिल पाता था लीव इनकैशमेंट का, अभी भी आपको उतनी ही छुट्टियों का मिलता है पैसा, लेकिन छुट्टियों को दोस्तों यहां पे बढ़ाने की मांग करी है। 450 दिन करने का प्रस्ताव है। जी हां दोस्तों, यानी 450 दिन की छुट्टियों का पैसा आपको दिया जाए लीव इनकैशमेंट का, वो भी 8th CPC में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे हैं इस मीटिंग में कुछ अधिकारियों ने। ज्यादातर इसमें डिमांड्स हैं अधिकारियों की, लेकिन कुछ डिमांड्स यहां पे JCOR की भी है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाना। हालांकि मिलिट्री सर्विस पे को एक रखने की डिमांड नहीं करी है, मिलिट्री सर्विस पे में भी यहां पे अलग अलग डिमांड करी है कि अधिकारियों को 30,000 मिलिट्री सर्विस पे दी जाए, JCO को दी जाए 18,000 और OR को दी जाए 12,000। तो दोस्तों जो इन्होंने डिमांड रखी है, इससे आप क्या समझते हैं जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। ये प्रपोजल मैंने आपको यहां पे समझा दिया जो अधिकारियों ने रखा। फिटमेंट फैक्टर 1 देने की डिमांड रखी है सभी को कि 1 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, और वो भी दोस्तों कितना मांगा है, 2.67, इतना फिटमेंट फैक्टर मांगा है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, कुछ प्रपोजल था जो मैंने आपको समझाया कि अधिकारियों ने किस तरीके से वर्चुअल मीटिंग करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, और उसमें सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, और ये प्रपोजल 8 CPC को दे दिया गया है। ऐसी कोई नई जानकारी आई तो मैं आप जरूर दूंगा। तब तक दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।